हिसार जिला, मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार सभी सीट, हर हिसार जिले की सीट पे कांग्रेस पार्टी का परचम हुड्डा साहब के नेतृत्व में, चौधरी उदय भान जी के नेतृत्व में हर सीट पे कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएगा। सर, आने वाली 29 तारीख को जो रैली होने वाली है, सुनने में आया कि ये सारे प्रोग्राम उसी के लिए किए जा रहे हैं, तो किस उद्देश्य से वो रैली रखी जा रही है और कितने लोगों के आने की संभावना है? देखिए, विपक्ष आपके समक्ष का जो कार्यक्रम हमारा है, वो यही कार्यक्रम का उद्देश्य है कि विपक्ष को जब सरकार सत्ता की के नींद में, गहरी नींद में अपने महलों में सो रही हो, तो सरकार को जगाने का काम, लोगों के बीच में जाकर लोग संघर्ष करने का और जनता की आवाज़ बनकर सरकार तक पहुंचाने का काम विपक्ष का होता है। और इसीलिए आज से 1 साल पहले जब सरकार चंडीगढ़ छोड़ने को तैयार नहीं थी, ना कोरोना में ना किसान आंदोलन में, उस समय करनाल से शुरू हुआ। लगभग 1 साल पहले, 1 साल से थोड़ा कम समय पहले ये कार्यक्रम करनाल में शुरू हुआ। अब ये 6ठा आयोजन इसका, ये हर ज़िले में हम जाएंगे निरंतर और हर वर्ग की आवाज़ उठाएंगे। हमने विभिन्न विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रमों के माध्यम से अलग अलग मुद्दों को उठाने का काम किया। जैसे पिछली बार फरीदाबाद में हमने बिजली का मुद्दा उठाया कि 8 साल से सरकार ने क्यों एक भी बिजली पैदा करने का, उत्पादन बढ़ाने का कारखाना नहीं लगाया। ये कैसी दृष्टिहीन सोच है, दूरदर्शित सोच तो हुड्डा सरकार की थी कि हमने 4 थर्मल कारखाने लगाए खेदड़ में, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। एक थर्मल खेदड़ में, एक थर्मल यमुनानगर में, नए थर्मल, एक झाड़ली में, खानपुर में, और एक परमाणु का बिजली का उत्पादन का कारखाना फतेहाबाद के अंदर। कुल मिला के 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का निवेश। एक तरफ देश में सबसे सस्ती बिजली उपभोक्ता को दी जाए, दूसरी तरफ यहाँ तक कि बिजली इस वजह से सरप्लस हो गई थी। और ये सरप्लस हम नहीं कह रहे, खट्टर सरकार ने 2015 में केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी कि हमारी बिजली सरप्लस है और झाड़ली के 1 यूनिट की बिजली सेंट्रल पूल में हम सरेंडर करते हैं। बिजली का मुद्दा ही समाप्त हो गया था हरियाणा से, राजनीतिक मुद्दा जो बनता था। तो हमने फरीदाबाद में इशू उठाया कि भाई बिजली का एक भी आपने कारखाने उत्पादन नहीं बढ़ाया। और दूसरी ओर एक हमने समझौता किया था अदानी ग्रुप के साथ, जो देश में सबसे सस्ती बिजली, 2 रुपये 94 पैसे यूनिट, 25 साल तक बिजली देनी थी। मगर इस सरकार के बदलने के बाद, इनके आने के बाद, जब कभी हमें ज़रूरत होती है उस बिजली की, वहाँ से उस प्राइवेट कंपनी से बिजली लेने में असमर्थ है। ऐसा लगता है कि सरकार ने घुटने टेक दिए। क्यों टेके, ये तो सरकार में जो बैठे लोग हैं वही बता सकते हैं। वो सरकार में जो बैठे मंत्री हैं, उनके बयान आते हैं कि हमने रिकॉर्ड कीमत पे बिजली खरीदी, 12 रुपये तक पे यूनिट। ये कोई उपलब्धि नहीं है, ये विफलता है। प्रदेश के लोगों के पैसे से ही खरीदी, तो अपनी जेब से तो दे नहीं रहा। तो ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी एक सरकार की विफलता है। तो हमने फरीदाबाद में वो इशू उठाया था। अब ये विपक्ष आपके समझ का जो फतेहाबाद का है, इसमें हम वैसे तो बहुत मुद्दे उठाएंगे, मगर प्रमुखता से 2 मुद्दे हम प्रमुख उठाएंगे, 3 मुद्दे हम प्रमुख उठाएंगे। पहला, गेहूं पे बोनस, 500 रुपये बोनस गेहूं पे डिक्लेयर करे सरकार, क्योंकि इस सीज़न में गर्मी की वजह से गेहूं की पैदावार भी कम हुई है और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में 3,500 क्विंटल तक गेहूं की कीमत मिल रही है। तो जब बाज़ार की कीमत न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज़्यादा हो, हमारे समय भी ऐसा समय आया था, 3 बार 10 साल में से 3 बार बाज़ार की कीमत ज़्यादा थी। तीनों बार हुड्डा साहब ने बोनस डिक्लेयर किया, एक बार 50 रुपये, एक बार 50 रुपये और एक बार 100 रुपये। मगर बीजेपी सरकार आने के बाद एक नियम बन गया कि अगर बोनस किसी पे कोई प्रदेश सरकार डिक्लेयर करती है तो केंद्र सरकार प्रोक्योर ही नहीं करेगी उस प्रदेश से, तो अब कोई बोनस भी नहीं डिक्लेयर कर सकता। तो हमारी मांग है कि 500 रुपये इस बार, क्योंकि मार्केट की कीमत MSP से ज़्यादा है, तो 500 रुपये बोनस डिक्लेयर हो। दूसरा हमारा जो मुद्दा है वो भर्ती खोलने को लेकर है। भर्ती बंद पड़ी है, प्रदेश सरकार की भर्ती बंद पड़ी है। भर्ती घोटालों का एक के बाद एक, OMR शीट घोटाला, पेपर लीक घोटाला, HPSC घोटाला, HSSC घोटाला, मतलब HPSC के दफ्तर में करोड़ों रुपए बरामद हो रहे हैं। इतनी खुली बात चल रही है सरकार में। और ना सर, तो ऐसे में
बहुत भर्तियां पेंडिंग है। शिक्षकों की भर्ती, जेबीटी की भर्ती नहीं हुई। आपको पता है 8 साल से कितने बच्चे हो रहे हैं जो गए होंगे। कांस्टेबल की भर्ती नहीं हो रही। दूसरी ओर मैंने सवाल पूछा था राज्यसभा में इस बार 28 मार्च को कि सेना में कितने रिक्त पद हैं और सेना की भर्ती की क्या सूची है। मेरे को जवाब मिला राजनाथ सिंह जी द्वारा, माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार, कि सेना में लगभग 1,40,000 रिक्त पद हैं। सेना में, केवल फौज में, वायुसेना और नौसेना में अलग। और पिछले 5 साल से निरंतर भर्तियों की संख्या में गिरावट आई है और 3 साल में तो निम्न स्तर पर पहुंच गई। उस जवाब के बाद पूरे देश में जो लोग इसके लिए प्रैक्टिस करके तैयारी कर रहे थे, केवल हरियाणा नहीं पूरे देश में उसको लेकर जागृति आई है और बहुत से युवा उसके लिए खुद अब सड़कों पे आ रहे हैं। हम भी, हमारी जिम्मेदारी है, तो हम ये दूसरा हमारा नारा है कि हम ये कहते हैं भर्ती खोलो, बोनस दो। तीसरा जो इशू हम उठाएंगे वो जो 100 गज के प्लॉट की हमारी स्कीम योजना बंद पड़ी है, उस योजना को दोबारा शुरू करें। बाकी कई स्थानीय मुद्दे भी हैं। एक मुद्दा हिसार एयरपोर्ट का भी है। ये भाई साहब, क्या कारण है इस सरकार के अंदर लोगों को अपनी मांगों को मनवाने के लिए धरने प्रदर्शन करने पड़े? जगह जगह धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। देखिए, ये सरकार असंवेदनशीलता की प्रतीक बन चुकी है। ये सरकार ऐसी सरकार है, इनको अपने जेब भरने के अलावा कोई दूसरा इसका काम, मैंने जैसे अभी आप नीचे नहीं थे, लेकिन मैंने एक बात कही कि ये समझौते पे कोई जनता के हितों के समझौते पे गठबंधन नहीं बना था। आपको याद दिला दूं, इन्होंने कहा था कि 5,000 बुढ़ापा पेंशन का समझौता हो गया। हमारे मैनिफेस्टो में और हुड्डा साहब ने कहा था हम 1 नवंबर 2019 से ही 5,000 बुढ़ापा पेंशन लागू करेंगे, यानी कि सरकार बनते ही। लेकिन इन्होंने हमारे उस बात को नहीं माना। आज भी मगर बुढ़ापा पेंशन 3 साल के बाद 2,500 है। तो यानी लोगों को बेवकूफ़ बना दिया इन्होंने कि उस पर समझौता नहीं था, लूटने की छूट पे समझौता था, भ्रष्टाचार करने का समझौता था। अलग अलग महकमे किसको बटें, कोई शराब महकमे की ठाप से लूटे। आज जिस व्यापक स्तर पर शराब घोटाले के माध्यम से, माइनिंग घोटाले के माध्यम से, तहसील में रजिस्ट्री घोटालों के माध्यम से जिस व्यापक स्तर पर बीजेपी और जेजेपी के मंत्रियों की प्रतिस्पर्धा है प्रदेश को लूटने में, शायद उतनी प्रतिस्पर्धा महंगाई में डीजल और पेट्रोल और रसोई गैस के सिलेंडर में भी नहीं है। उतनी रेस नहीं लगी हुई जितनी इनमें रेस लगी हुई है प्रदेश को लूटने में। तो ये मैं समझता हूँ केवल अपनी जेब भरने के काम कर रहे हैं। प्रदेश के लोगों से इनका कोई लेना देना नहीं है और इसीलिए प्रदेश के लोगों को सड़क पे भी आना पड़ता है। 29 तारीख को बीजेपी रैली कर रही है, कांग्रेस भी रैली कर रही है और आम आदमी पार्टी भी रैली कर रही है। ऐसे में सबका शक्ति प्रदर्शन होगा, उसमें कांग्रेस का कितना शक्ति प्रदर्शन मजबूत रहेगा। दूसरा, उदयपुर में जो चिंतन शिविर लगाया गया था, उसके बाद हरियाणा पे उसका कितना असर है। जो लोग कांग्रेस को छोड़ करके चले गए थे या निकाल दिए गए थे, जिन्होंने निर्दलीय तक विधायकों ने चुनाव लड़ा था, क्या उनकी वापसी करवाई जाएगी? उनकी जगह नए चेहरों को मौका दिया जाए? देखिए, ऐसा है, राहुल गांधी जी ने तेलंगाना की एक सभा में भी कहा एक हफ्ते पहले कि जो कांग्रेस किसी वजह से कांग्रेस से नाराज थे, कांग्रेस छोड़ के कोई चला गया, तो उन सबको उन्होंने खुला निमंत्रण दिया कि वो कांग्रेस में आए। तो राहुल जी की एक सोच है। और जहाँ तक शक्ति प्रदर्शन की बात, हमारा विपक्ष आपका समझ कार्यक्रम चल रहा है। जैसे मैंने कहा कि ये हर 2 हफ्ते में हम कर रहे हैं, 2 से 3 हफ्ते में। 1 मई को हमारा फरीदाबाद में था, आपने शायद वो दिखाया हो, नहीं दिखाया तो आप हमारा ये विपक्ष आपका समझ कार्यक्रम दिखाएं, क्योंकि जनता की आवाज़, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, ये तो लड़ाई लड़ रहे हैं। बाकी जो हमारे प्रोग्राम के रखने के बाद 2 सरकारी प्रोग्राम रखे गए, एक सिरसा में और एक टोहाना में, वो इस बात का प्रतीक है कि हमारे विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में उमड़ती हुई भीड़, उमड़ती हुई संख्या, उमड़ती हुई हाजिरी ने सरकार में बैठे लोगों की नींद उड़ाने का काम किया है। और इसीलिए जेजेपी ने टोहाना में और बीजेपी ने सिरसा में 29 को ही रैली रखने का काम किया। बीजेपी ने दावा किया है कि राज्यसभा की दोनों सीटें उनके खाते में आएंगी, जबकि कांग्रेस का 31 का बहुमत पूरा है। तो क्या उनका दावा सच है? दावा तो कोई कर सकता है। दावा तो बीजेपी ने 75 पार का भी किया था। सर,
किया था। आप में से कोई एबीपी न्यूज़ का होगा तो 85 पार भी दिखा रहा था एबीपी न्यूज़, हमारी तो 3 ही दिखा रहा था। जब एबीपी न्यूज़ 3 दिखा रहा था, 4 दिन के बाद पोलिंग थी और हमने कहा कि ये कौन सा लोकतंत्र है, कौन सा इलेक्शन कमीशन और कौन सी सुप्रीम कोर्ट, कि भाई ये कैसे दिखा रहे हैं, क्योंकि उससे कई आदमी फिर वोट डालने नहीं जाते कि ये तो 3 ही आ रही है कांग्रेस की। तो बोले भाई मैं सभा में जाके बोलता था कि भाई हमारी सर, बोले जी आपकी तो 3 दिखा रहे हैं। मैं कहता था 3 नहीं भाई, 30 के ऊपर पहुंच लिए, थोड़ा जोर लगा दो तो फिर कहते ना 3 दिखा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि दावे और दावों के साथ साथ बीजेपी के दावों की तो कोई बात नहीं, मगर प्रेस की भी साख बनी रहे। हम खास तौर पे एबीपी न्यूज़ के साथियों को कहना चाहेंगे। और प्रदेश में एक बड़ा बदलाव हुआ है, प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है। आपके काफ़ी वर्षों से संगठन के पार्टी के पद खाली पड़े हुए हैं, कब तक नियुक्तियाँ संभव है? मैं समझता हूँ ये एक संगठन का हमारा प्रक्रिया चल रही है और उस घोषित निर्धारित कैलेंडर के अनुसार इन पदों को जो है हर स्तर पर संगठन का विस्तार हो। दीपेंद्र जी, हुड्डा सरकार में 100 गज के प्लाट मिले थे, अभी आपने 100 गज के प्लाट का जिक्र किया। आज भी उन प्लाटों में पानी या बिजली की व्यवस्था नहीं सरकार दे पाई है, तो इसके लिए विपक्ष क्या करे? ये हमारी तीसरी मांग इस विपक्ष आपके समक्ष में, और इसीलिए तीसरी मांग हमने रखवाई है। 100 गज के प्लॉट हमारे समय लगभग 4 लाख परिवारों को, 3,94,000 परिवारों को आवंटित किए गए थे और प्रदेश में लगभग 7.5 लाख परिवार चयनित किए गए थे, मगर सारे को मिले नहीं थे। 4 लाख करीब मिल गए थे, कुछ बचे थे, प्रक्रिया चल रही थी। सरकार जब बदली तो वो स्कीम अबेंडन कर दी गई, ख़त्म कर दी गई। नए जो परिवार वंचित रह गए वो तो वंचित हैं। तो एक हमारे पास 2 लक्ष्य स्कीम के पूरे जब तक नहीं होंगे हम संघर्ष करेंगे, सरकार पर दबाव बनाएंगे कि एक तो जितने भी चयनित परिवार थे पहले उनको सबको मिले, प्रदेश में एक भी परिवार वंचित ना रहे। और दूसरा जो ये कॉलोनीज़ बनी, ये हमारे लिए टॉप मोस्ट कॉलोनीज़ थी और इस कॉलोनीज़ को डेवलप करने के लिए महात्मा गांधी परियोजना लेके आए थे हम कि इन कॉलोनीज़ का अच्छा डेवलपमेंट हो, विकास हो और एक सुनियोजित ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के हम दें, जिसमें मकान की में आर्थिक मदद भी जिसमें इंक्लूडेड थी। वो मकान की किस्त भी नहीं आई और वो कॉलोनीज ऐसी पड़ी हैं। इनफैक्ट कई जगह तो ऐसी स्थिति है कि वो जो प्लॉट जहाँ हैं वहाँ तक जो गली बननी थी, क्योंकि इस सरकार में इलेक्शन भी नहीं हो रहे, पंचायत के आप देख रहे हो, वहाँ तक मतलब जाने का रास्ता ही नहीं बना। जाने का रास्ता ही नहीं बनेगा तो अच्छा वहाँ के इंटरनल रोड्स, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पे पानी की सप्लाई, तो इन सब को लेकर हम इसीलिए तीसरी मांग हमने यहाँ पे रखी है। इस मांग को लेकर हम लड़ाई लड़ेंगे जब तक उन कॉलोनीज़ का पूर्णतः विकास ना हो और जब तक जो वंचित परिवार रह गए थे उनको 100 गज के प्लॉट की ये कॉलोनीज़ का उनको नहीं मिले फैसिलिटी, तब तक प्रदेश के अंदर। महंगाई पर बता दीजिए, लगातार सीएनजी के रेट बढ़ गए हैं, एलपीजी के बढ़े, डीजल पेट्रोल बढ़े। देखो इसमें बढ़ती महंगाई पे हालात बेकाबू हो गए महंगाई के, इतने कमर तोड़ महंगाई, हर का घर का बजट खराब हो चुका है। इसमें मेरे को बताने की बात नहीं, आपको पता है, स्वयं आपको पता है। और लोगों की सैलरीज तो बढ़ी नहीं। दुख की बात यह है कि ये जो पिछला टाइम रहा, आर्थिक मंदी का टाइम रहा, कोरोना उससे पहले भी उसके बाद भी अपना सैलरीज तो बढ़ी, आप लोग की सैलरीज कहाँ बढ़ी है? आपको डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर, सब्जी, कोई भी चीज़ आप देखें एक बात में, हर चीज़ में जो आप, मगर आपकी सैलरीज बढ़ी नहीं इस पीरियड में। हाँ, आपके मालिकों को, मैं आपके नहीं कह रहा, जनरल मीडिया के, आपके मालिकों को जो इश्तिहार देते हैं बीजेपी द्वारा और अब एक नई पार्टी उस द्वारा, वो मतलब हज़ारों करोड़ में, वो तो उनका तो बजट बढ़ गया, लेकिन आपकी वो उन बजट में से आपकी कितनी तनख्वाह बढ़ी वो तो आप ही जानते हो, तनख्वाह आपकी बढ़ी नहीं। तो ये भी हम महंगाई का एक ये मुद्दा लेंगे कि महंगाई को देखते हुए बाकी सबकी तो सैलरी बढ़े, किसान को बोनस भी मिले, मजदूर को राहत भी मिले, मगर प्रेस के साथियों की भी सैलरी बढ़े। ये भी हम अगला विपक्ष आपका समक्ष है, मैं आपकी बात समझ गया, इसमें नहीं, अगले में विपक्ष आपके हक में। सोशल मीडिया बैन होने वाला है कहा जा रहा है, उसको लेकर आप? हाँ, मैंने कल आज सुबह ट्वीट भी किया है। कैथल डिस्ट्रिक्ट की रिपोर्ट आई है कि वहाँ सोशल मीडिया, जो आप लोग सोशल मीडिया पे इतना अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों तक सच पहुँचाने का काम कर रहे हैं, लोगों का विश्वास है उठ गया। जो इश्तिहार वाले जो पब्लिकेशंस हैं वो इश्तिहार के हिसाब से चलती है। तो एक
उसमें एक स्वतंत्र आपका मीडियम है, तो कैथल में मैंने सुना है कि भाई कोई पाबंदी लगाई गई है कि कोई उस पर नहीं देगा, तो इस तरह की पाबंदी को हम सर ये भी एक और बेरोजगार की ओर लेकर जाता है ना। हाँ बिल्कुल, तो ये भी सही बात है, बेरोजगारी से भी इसको जोड़ सकते हैं। आप लोगों ने रोजगार भी ढूंढा हुआ है और है भी सही सर एक है भी। और इसमें मैं इसमें क्यों रोका जाए, मेरे को समझ नहीं, सरकार इसमें क्यों रोके किसी को। सर अगर आम आदमी पार्टी हम की इसमें बात करें, सोशल मीडिया वालों के साथ हैं, हम सोशल मीडिया वाले जिंदाबाद, सरकार मुर्दाबाद आपके साथ हैं। आप हमारी बस आप हमारी ज़्यादा दिखाया जाए करो। नहीं, आपकी तो जब दिखाएंगे जब विपक्ष जो है कुछ काम करेगा, तो हमारा काम तो दिखाने का। हाँ जी। क्या अब विपक्ष जो है अपनी भूमिका ठीक से निभाएगा? हम पहले तो भी अब तक नदारद रहा। हम ऐसा है, आपके कहने से तो हम ये है नहीं कि भी नदारद। आप हर वर्ग से पूछो जो सड़क पे आया, आप किसान से पूछो जो आंदोलन में आया, और देश में सबसे पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में फैसला किया गया कि हर किसान परिवार को मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी के विधायक दल 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का काम करेगा। आप उस संसद से पूछो जिसमें किसान आंदोलन में लड़ाई लड़ी गई हो, या विधानसभा के अंदर जिसमें अविश्वास प्रस्ताव लाया हो। आप उस आंगनवाड़ी बहनों से पूछो जिनकी आवाज़ हमने संसद में उठाई, विधानसभा में उठाई, और उनको हक दिलवाने के लिए कम से कम कुछ फैसला, आधा अधूरा फैसला किया। विपक्ष अपना काम, मैंने जैसे कहा, कोरोना के समय आप पूछो, कोरोना के समय उन भाजपा वालों से पूछो जो भाजपा वाले हमसे सहायता मांगते थे कोरोना में कि भाई सिलेंडर के लिए व्यवस्था कर दे या अस्पताल में दाखिले के लिए व्यवस्था कर दे, और उनकी विपक्ष अपनी लड़ाई ईमानदारी से जो हो सकता है, जो विपक्ष का हमारा काम, हम सड़क से संसद तक लड़ रहे हैं। हाँ, संगठन का एक बदलाव, आप जो उस, मैं समझ गया आपका इशारा किस तरफ है, तो संगठन का जो एक नया फैसला कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व ने किया है, उसे और ऊर्जा से हम इस विपक्ष की आवाज़ को हरियाणा के कोने कोने तक पहुंचाने का काम करें। एक सवाल सर, हम मगर विपक्ष नहीं